Hello everyone, I'm Amit. In previous chapter, in previous class, we have discussed the story of Om Prakash Valmiki and his book Jhotan, and other story of Kanta, voting day, वोट डालने टाइम वो लोग बूथ पर खड़े एक लाइन में खड़े हैं. दूसरी स्टोरी है वो अंसारी हैं, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हैं. उन दोनों को किसी सिटी में मकान चाहिए और वो मकान ढूंढने के लिए गए हैं. उन्होंने एक ब्रोकर का मतलब जो कि मकान दिलाने का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू वो लोग मकान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ही वो मकान रेंट पर, उनको मकान चाहिए, रेंट पर वो हाउस लेने के लिए जाते हैं तो वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पता करते हैं. जैसे उन्होंने अपना नाम बताया कि हम अंसारी हैं, तो उस जो ओनर थे उन्होंने मना कर दिया कि वी कैन नॉट गिव यू आवर हाउस ऑन रेंट बिकॉज यू आर नॉन वेजिटेरियन. कहते हैं हमारी पूरी बिल्डिंग में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं, सारे वेजिटेरियन. जबकि वहाँ पर पड़ोसी के मकान से फिश के जो पकाना है उसकी स्मेल आ रही थी, मछली के पकने की स्मेल आ रही थी. तो उनको बड़ा अचंभा हुआ. ऐसे वो 2-3 अपार्टमेंट बोल गए, हर जगह उनको यही बोलकर मना कर देगा आप नॉन वेजिटेरियन हो, हम आपको मकान नहीं देंगे. प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लिए, मिस्टर और मिसेज कुमार बन जाओ, बट अंसारी ने मना कर दिया. और करीब 1 महीना घूमने के बाद उनको उस सिटी में मकान मिला. तो एक मकान ढूंढने में उनको इतनी सारी प्रॉब्लम आई बिकॉज ऑफ ओनली देयर नेम और सर नेम. सो दोनों केसेस में, ओम प्रकाश वाल्मीकि केस में भी और यहाँ पर हम दूसरा अंसारी केस, दोनों के साथ इक्वलिटी हुई है, अनइक्वल बिहेव हुआ है, दोनों के साथ अनइक्वल बिहेव. ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके स्कूल में इसलिए अनइक्वल बिहेव है बिकॉज उसकी कास्ट की वजह से. अंसारी को मकान मिलने में प्रॉब्लम इसलिए बिकॉज उसके रिलीजन की वजह से. सो इस टाइप का जो डिफरेंस है उसको कास्ट एंड रिलीजन बेस पर डिफरेंस बोलते हैं. दूसरा वर्ड आ रहा है कि डिग्निटी. डिग्निटी का मीनिंग है कि एवरी पर्सन, हम सब ये चाहते हैं कि सामने वाला हमें रेस्पेक्ट दे. जितना हम सामने वाले को रेस्पेक्ट करें उतना ही हमारा रेस्पेक्ट. सेल्फ रेस्पेक्ट इज इक्वल टू डिग्निटी. किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन रहेगा, सामने वाला मेंटेन रख रहा है, दैट इज डिग्निटी. तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि डिग्निटी की मेंटेन हुई नहीं हुई बिकॉज उसको क्लास से पीछे बैठा जाता था, उसके दोस्त उसको मारपीट भी करते थे और टीचर्स वगैरह ने भी उनके साथ उसका इक्वल बिहेव नहीं किया. सेम अंसारी के साथ, अंसारी को मकान मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम है. दोनों की डिग्निटी कहीं ना कहीं डिग्निटी का वोलेंस हुआ है. अब क्वेश्चन आता है कि क्या इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या इक्वलिटी है. कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया यहाँ पर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन. सो द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट्स फॉर द सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड गवर्नमेंट ऑल्सो. एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सिटीजन जो है कंट्री के, उनके लिए लॉज और रूल्स बने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, और गवर्नमेंट के लिए भी उसमें रूल्स है. गवर्नमेंट एक तरह से ये गाइड करने का काम कर भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया, सभी लोग इक्वल माना गया है कि एवरीवन इज इक्वल. उसकी कास्ट नहीं देखनी, उसका रिलीजन नहीं देखना, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं देखना, मेल और फीमेल नहीं देखना है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं देखना है, क्या है, बट ओ एवरी वन शुड बी इक्वल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इट वेरी क्लियरली. हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, उसमें लिखा हुआ है. ये ऐसा नहीं कहता है कि इनइक्वलिटी जो है वो किसी भी केस में इंडिया में होनी चाहिए, और ये भी नहीं कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कंट्री में इनइक्वलिटी नहीं होगी. सभी वर्ल्ड के जितने भी कंट्री से डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन, हर जगह आपको कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि वहाँ पर लोगों के साथ अनइक्वल बिहेव हो रहा है. यहाँ पर एक मूवी का सीन दिखा है, एक दीवार मूवी आई थी 1975 में. आपके पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने बहुत अच्छी, उनके टाइम पर थी, बहुत अच्छी लगी थी. उसमें एक बच्चे को जो शू पॉलिश करवाता है वो, और शू पॉलिश करवाने के बाद पैसे देते टाइम उस पैसे फेंक देता है. तो बच्चा नहीं उठाता कि मैं फेंक के हुए पैसे नहीं लेता हूँ, आप मेरे को पैसे उठाकर दीजिए. तो ये होता है डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट की, ये इंडियन पार्लियामेंट का जो आउटलेट है उसका पिक्चर दिखाया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट में भी सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे, सबका इक्वल लोग इलेक्ट होकर जाए, MP बनकर जाए, इसके लिए भी वहाँ पर प्रोविज़न किए गए हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविज़न किया गया है, इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्या क्या फर्स्ट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इक्वलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या किया गया. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब सभी लोग कानून के लिए, कानून के सामने बराबर है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे वो कंट्री के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वर्कर कांता की तरह हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, या वो लैंडलेस लेबर हो, चाहे वो
जॉबलेस लोग हों, सब लोग बराबर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी के साथ किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन या मिसबिहेव या अनइक्वल बिहेव करने का नहीं कहा गया है। सेकंड है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल। दूसरा क्या है कि किसी की पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे वो उसकी बर्थ का जगह कुछ भी रहा हुआ, वो बिहार का रहने वाला हो, वो झारखंड का रहने वाला हो, वो हरियाणा का रहने वाला हो, पंजाब, तमिलनाडु, सब बराबर है। उसका रिलीजन क्या है, रेस का नस्ल कैसा दिखता है, वो उसकी कास्ट क्या है, और मेल है फीमेल, इसके बेस पर कोई भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। थर्ड है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू द ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट। किसी भी पर्सन को ये कहकर नहीं रोका जा सकता पब्लिक प्लेस पर। पब्लिक प्लेस जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सबके होती है, किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है कि आप इस रिलीजन को, इस कास्ट के हो, आपको यहाँ पर नहीं आना है, ऐसे नहीं आने दे, ऐसा नहीं कह सकते कोई भी। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी प्रोवाइड कराने के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोविजंस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड द इक्वलिटी। ये क्वेश्चन यहाँ से होता है, सभी को समानता देने के लिए भारतीय संविधान में क्या किया गया है। तो उसमें आप यहाँ से लिख सकते हो ये तीनों पॉइंट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टेप हैज बीन टेकन बाय या व्हाट टाइप्स ऑफ स्टेप इज गोइंग टू टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टेबिलिटी द इक्वलिटी या मेंटेन द इक्वलिटी। गवर्नमेंट के द्वारा इक्वलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जा रहा है। तो पहला तो जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कदम जो है, टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, लॉज, एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट दो तरीके से इक्वलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, पहले तो लॉ, कानून के द्वारा लोगों को रूल सेक्शन के फॉलो करवा के, दूसरा अपने स्कीम्स, स्कीम मतलब गवर्नमेंट की योजनाएं आती है, जैसे मोदी जी की योजना है, जन धन योजना आई, या अभी उज्ज्वला योजना, लोगों को फ्री गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इनको स्कीम्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा और लॉज के द्वारा इक्वलिटी देने की कोशिश करती है। स्कीम जनरली गवर्नमेंट लाती है, हर टाइप के लोगों को लाती है। अगर इक्वलिटी देनी है तो लोग, पुअर लोग हैं या ऐसे डिसएडवांटेज कम्युनिटी जिनको लोग अनइक्वल बिहेव करते हैं या जो डिस्क्रिमिनेटेड हुए हैं, उनके लिए ऐसे लॉज बनाती है या स्कीम लेकर आती है। इंडिया में से बहुत सारे लॉज हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई हैं, बहुत सारी स्कीम लेकर, हम उसमें से एक स्कीम को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मिड डे मील। मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके थ्रू बच्चों को लंच के टाइम पर, जो रेसेस टाइम होता है, उसमें खाना स्कूल में मिलता है। अभी तो इसमें मिल्क और ऐड कर दिया, पहले इसमें फूड मिलता था, अब इसमें मिल्क ऐड और करके बच्चों को दूध और मिलेगा। ये स्कीम यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार इंडिया में तमिलनाडु स्टेट ने 2001 में लागू की थी। तमिलनाडु ने 2001 में फर्स्ट टाइम मिड डे मील, ये मिड डे मील है। मिड डे मील पर भी 3 से 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मिड डे मील में पहला पॉइंट, ये जो स्कीम है ये बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, एलिमेंट्री मतलब पहली से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में फ्री फूड और मिल्क वगैरह मिलता है। इसमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, अलग अलग डे को अलग अलग उन्होंने मेनू बना रखा है। इस प्रोग्राम के बेनिफिट क्या हुए, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि इस प्रोग्राम के लागू होने के बाद बच्चे रेगुलर स्कूल आने लग गए। ड्रॉप आउट का मतलब बच्चे 2-3 क्लास पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते, वो कम हो गया। इसी के साथ गांव में क्या होता था कि बच्चे लंच रेसेस के टाइम पर बच्चे घर खाना खाने जाते थे स्टूडेंट्स, और वो लंच के बाद वापस नहीं आते थे। जब से स्कूलों में ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब से बच्चे लंच के लिए घर नहीं जाते, तो वो दिन भर के लिए स्कूल में बने रहते हैं। इसके साथ साथ इसने इक्वलिटी प्रोवाइड कराने का काम किया है। कैसे कि स्कूल के सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक साथ बैठकर पढ़ने नहीं दिया गया था, यहाँ पर सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। और बहुत से स्कूलों में जो कुक है, जो मेड खाना बनाने वाली, वो उन्होंने दलित वुमन को भी लगाया कि जो गाँव में या इस टाइप के जो लोग मानते हैं कि भाई अनटचेबिलिटी कास्ट वगैरह को जो लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो ना हो कि जो सो कोल्ड लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो लोग खाना बनाएंगे और सब बच्चे वहाँ पर एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। इवन टीचर्स भी वहाँ पर खाना चेक करेंगे, तो बच्चों को ये फील ना हो कि सिर्फ बच्चों के लिए, तो टीचर भी वहाँ पर रहेंगे। तो इस मिड डे मील स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट ने इक्वलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। मिड डे मील से गरीब बच्चों को, इसके साथ बच्चों के न्यूट्रिशन से बच्चों की हेल्थ भी स्ट्रांग हुई है, क्योंकि उनको रेगुलर खाना मिल रहा है। अब आता है
यहाँ पर ये जो फोटो दिया है भीमराव अंबेडकर का है, इसको इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ कि इन सब प्रोग्राम की वजह से, गवर्नमेंट के लॉज की वजह से, लोगों के मन का जो एक एटीट्यूड था ना, कि जो आइडियोलॉजिक थिंकिंग बनी हुई थी कि ये बड़ी कास्ट है, ये लोअर कास्ट, ऐसा कुछ नहीं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और जैसे जैसे एजुकेशन का स्प्रेडमेंट होगा, ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। कास्ट बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो होते हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही है, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में सेम टाइप की प्रॉब्लम फेस की गई है। हम अमेरिका, जिसको वर्ल्ड का सबसे डेवलप कंट्री मानते हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका में 1960s तक वहाँ पर लोगों को वोटिंग का इक्वल राइट नहीं था। वहाँ पर एक कम्युनिटी अफ्रीकी अमेरिकन, मतलब ऐसे लोग जो अफ्रीका के, उनके एंसेस्टर्स, मतलब दादा परदादा कोई भी अफ्रीका से आए थे और अमेरिका में रहने लग गए थे, यूएसए में, उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। इसके साथ ही एक एग्जांपल है रोजा लग्जमबर्ग का। एक लेडी थी रोजा लग्जमबर्ग नाम की। वहाँ पर क्या था, बस में क्या रूल बनाया हुआ था कि अगर कोई अफ्रीकी अमेरिकन, मतलब ब्लैक लोग अगर बैठे हुए हैं बस में टिकट लेकर वैलिड तरीके से, और अगर कोई वाइट अमेरिकन वहाँ पर आ गया तो उनको सीट छोड़नी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, या उठ गया तो पीछे सीट खाली तो वहाँ चले जाओ, और पूरी बस में सीट खाली तो खड़े हो जाओ, वो वाइट बैठेगा। तो ऐसा ये केस बताया कि 1 दिसंबर 1955 को रोजा लग्जमबर्ग नाम की एक लेडी थी, वो बस में बैठी हुई थी, तो एक वाइट पर्सन आया, उसने उसको अपनी सीट देने से मना कर दिया, और उसके बाद ये बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने इसको फॉलो किया, और धीरे धीरे ये एक मूवमेंट बन गया, जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट भी बोलते हैं। लोगों ने अपने सामान्य अधिकारों की डिमांड के लिए जो मूवमेंट चलाया, उसको सिविल राइट मूवमेंट भी बोलते हैं। रोजा लग्जमबर्ग के द्वारा स्टार्ट किया गया मूवमेंट सिविल राइट मूवमेंट कहलाया, और फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने सिविल राइट एक्ट 1964 को वहाँ पर लागू किया, बनाया एक्ट, जिसके थ्रू डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। कि 1964 के सिविल राइट एक्ट के द्वारा लोगों को ये जो रूल्स बना हुआ था कि वाइट्स के लिए बसों में सीट छोड़ दें, और भी जितने भी टाइप के वोटिंग वगैरह के जो राइट्स छीने हुए थे, वो सारे के सारे प्रोवाइड करा दिए गए। अब भी प्रॉब्लम यह है कि अब आपको क्या लगता होगा कि शायद वहाँ पर इक्वलिटी आ गई, ऐसा नहीं है। आज भी अमेरिका की कंडीशन ये है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, अगर अफ्रीकी अमेरिकन एरिया के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पर टीचर्स की कमी मिलेगी, मतलब स्कूल में अगर 10 टीचर चाहिए तो 5 ही मिलेंगे, कम मिलेंगे। साथ ही क्या होगा कि उन लोगों के स्कूल्स में जो टीचर्स होंगे वो मे भी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होंगे, कम क्वालिफाइड टीचर्स को अफ्रीकी अमेरिकन एरिया में, जहाँ के भी लोग अफ्रीकी अमेरिकन लोग रह रहे हैं, उन एरियाज में लगा जाता है। जनरली ब्लैक बोलते हैं उनको, ब्लैक एरियाज़ में। और जिन एरियाज़ में अमेरिकी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, मोस्टली अमेरिकन लोग हैं, वाइट लोग हैं, वहाँ पर या तो ऐसे टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा जो हाईली क्वालिफाइड है, या फिर वो उन स्कूलों की फैसिलिटीज़ भी प्राइवेट स्कूलों के इक्वली की गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रूल्स बनने से ये सारा डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन आज भी वैसा वैसा। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं PT1 हाफ ईयरली आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। कि अगर किसी पर्सन का रिलीजन क्या है, रेस मतलब नस्ल कैसा दिखता है, कास्ट उसकी जाति क्या है, कास्ट क्या, सेक्स मतलब उसका मेल है फीमेल है, और प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का पैदा हो, इसके बेस पर उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड, द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। कोई भी गवर्नमेंट बर्थ ऑफ एनी दैम, कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट किसी पर्सन के साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। नेक्स्ट, नो सिटीजन शैल बी ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ एनी दैम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, restriction on condition with regard to access to shop, public restaurant, hotel and place public entertainment, the use of well tank। कि किसी भी पर्सन को उसके इन सब बैकग्राउंड की वजह से पब्लिक प्लेस का यूज करने से नहीं रोका जाएगा, चाहे वो कुएँ हों, चाहे वो तालाब हों, चाहे वो टैंक हों, चाहे वो नहाने की जगह हो, चाहे कपड़े धोने की जगह हो, चाहे वो थिएटर हो, कहीं भी मॉल वगैरह में जाने से नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आने से पूरे वर्ल्ड में इक्वलिटी आ गई, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ में आपको डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वलिटी के एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे।
तो अब सबसे बड़ा चैलेंज डेमोक्रेसी की यही है कि कैसे इक्वलिटी को मेंटेन किया जाए, कैसे इक्वलिटी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अनइक्वल बिहेव करते हैं, उनको कैसे पनिश किया जाए। इस टाइप का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट्स को और डेमोक्रेटिक कंट्रीज को लागू करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इन डेमोक्रेसी वाई यूनिवर्सलिटी फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सलिटी फ्रेंचाइजी मतलब 18 साल ज़्यादा लोगों को वोट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे इक्वलिटी प्रोवाइड कराते हैं, सब लोग बराबर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल 15 लिखना है। आर्टिकल 15 आपको बताया हुआ था, वो लिखना है, लिख देना यहाँ पर। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी। अंसारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर कैसे दोनों के साथ अनइक्वल बिहेव हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। और इस टर्म से आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, डेमोक्रेसी ने सभी को बराबर समझा हुआ है, किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे कंट्री का प्रेसिडेंट हो, चाहे एक नॉर्मल किसान या फार्मर या कोई लेबर हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि कंट्री का डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ग्लोसरी में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, ये वो एक 18 साल ज़्यादा के ऊपर के बच्चों को लोगों को वोट देने का राइट मिला हुआ है। इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो सोशल बैकग्राउंड, गरीब हो, अमीर हो, रिलीजन कैसा भी हो, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। सबको इक्वल वोटिंग राइट है, सबका वोट एक माना जाएगा। डिग्निटी, दिस रेफर टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, कि एक पर्सन दूसरे के जैसा ही रेस्पेक्ट चाहता है। Constitution, this is a document that lays down the basis of rules and regulations for the people and the government in the country to follow। लोगों और सरकार के लिए लिखे गए कानूनों एवं जो नियमों को ही संविधान कहा गया है। सिविल राइट मूवमेंट है, मूवमेंट दैट बिगन इन यूएस इन 1950s in which African American people demanded to equal rights and an end to रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अमेरिका में, यूएसए में जो डिस्क्रिमिनेशन था रेशियल, नस्ल के बेस पर ब्लैक और वाइट के बीच, उसको ख़त्म करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया उसको बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।